जहां एनकाउंटर अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानो चला दिया हो। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बदमाशों, अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चला है तो कहीं इनामी बदमाशों पर और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुलिस की गोली के शिकार हुए। शायद ही इतने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में बदमाशों के ऊपर किसी और राज्य में एक्शन हुआ हो। यह स्पेशल रिपोर्टर बताएंगे आपको कि आज उत्तर प्रदेश में एक्शन कहां हुआ है और अपराधियों का क्या हाल हुआ। यूपी में शहर शहर बदमाशों पर एनकाउंटर का कहर। 12 घंटे, 11 शहर, 14 से ज्यादा एनकाउंटर। यूपी में योगी फोर्स बदमाशों और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 12 घंटे में यूपी में करीब 11 शहरों में 14 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर ऐसा सबक दिया जा रहा है जिसको वो कभी नहीं भूलेंगे। यूपी में बदमाशों का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों पर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। पिछले करीब 12 घंटे में हापुड़ में 4 बदमाश पकड़े गए, गोली लगने से घायल हुआ। बलिया में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। लखनऊ में एनकाउंटर में रेप का आरोपी घायल हो गया। बुलंदशहर में बच्ची के साथ रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ। आगरा में बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ। 12 से ज्यादा केस इस पर दर्ज थे। एक और एनकाउंटर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बागपत में 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए, जिसमें एक फायरिंग में घायल भी हो गया। शामली में 25,000 का इनामी गोतस्कर मुठभेड़ में घायल हुआ। गाजियाबाद में एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ। करीब 2 दर्जन केस दर्ज है इस पर। उन्नाव में भी एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 फरार हो गए। झांसी में 25,000 का इनामी एनकाउंटर में घायल हो गया। फिरोजाबाद में हत्या के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गए, जिन पर 20-20 हजार का इनाम था। सोचिए, एक दिन में 11 शहरों में योगी फोर्स ने अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हर अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर किसी के साथ दबंगई, छिनैती या फिर लूटपाट, हत्या, सबका हिसाब हो रहा है। योगी फोर्स का महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर विशेष ध्यान है। किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपी का क्या हाल हो रहा है, ये गवाही खुद ऑपरेशन लंगड़ा दे रहा है। राजधानी लखनऊ में पुलिस और रेप के आरोपी की मुठभेड़ हुई तो पुलिस की गोली लगने से आरोपी लंगड़ा हो गया। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। आगरा में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिस पर 18 मई को दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये हश्र तो उनका हुआ जिन्होंने महिलाओं के साथ जुर्म करने की कोशिश की, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। योगी फोर्स ने उनको जीवन भर का सबक दे दिया। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। इन 3 शहरों के अलावा 8 और शहरों में एनकाउंटर हुए हैं, जहां अपराधी या तो इनामी था या फिर तस्करी, लूटपाट और हत्या में शामिल था। कुछ अपराधी तो हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनका भी हिसाब किया है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और बदमाशी करने वालों को ऐसी निशानी दी जो जिंदगी भर उनके कुकर्मों की याद दिलाती रहेगी। हापुड़ में 4 बदमाशों वसीम, गुलफाम, हासिम और समानू चोरी के आरोप में अरेस्ट हुए, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बलिया में हत्या के आरोपियों के साथ एनकाउंटर में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आगरा मुठभेड़ में बदमाश सूरज घायल हुआ। सूरज पर 12 से ज्यादा केस दर्ज थे। मौके से तमंचा और कारतूस भी मिला है। बागपत की मुठभेड़ में 2 लुटेरे अरेस्ट हुए, जिसमें से एक गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों से लूटी गई चेन, मोबाइल, 2 तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। शामली में गोली लगने के बाद गो तस्कर अरेस्ट हुआ। इस तस्कर पर 25,000 का इनाम था। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। गाजियाबाद में करीब 2 दर्जन मुकदमों में वांछित बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है। उन्नाव में भी एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। झांसी में 25,000 का एक इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। तो वहीं फिरोजाबाद में हत्या के 2 आरोपी मनीष और विपिन यादव एनकाउंटर में घायल हो गए। दोनों पर 20-20 हजार का इनाम था। जैसे ही सामान बरामद हो रहा था, अभियुक्त के द्वारा छुपाया हुआ तमंचा उससे फायर किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसी दौरान
पुलिस के द्वारा अभियुक्त पर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। एक बाइक पर एक व्यक्ति पुस्ता की तरफ से खिंडन बैराज की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। चूंकि ये सुनसान अंधेरा रास्ता है और इधर इस अंधेरे रास्ते से वो व्यक्ति आ रहा था, तो तत्काल ही पुलिस की टीम वहाँ पर सक्रिय हुई और उसे रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर इसके पास एक तमंचा था, उस तमंचे से इसने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। रक्षार्थ पुलिस को भी यहाँ पर जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। अपराधियों पर यह कार्रवाई पिछले 24 घंटे से भी कम समय में हुई है, जब यूपी में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है। अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ऐसा घाव दिया गया जिसका दर्द उनके साथ जीवन भर रहेगा, चाहे वो जेल में रहे या फिर बाहर। योगी फोर्स का यह एक्शन बता रहा है कि अपराधियों सुधर जाओ, नहीं तो यूपी छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में एक नई भाषा चल रही, गोलियों की बौछार बा नीतीश सरकार। बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में एक पॉश इलाके में एक हफ्ते के अंदर फायरिंग की घटनाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन यही मामला अब तक पुलिस के सामने आने के बावजूद बिना किसी नतीजे के है। पुलिस के हाथ खाली हैं। बूंद या बरसाने वाला बेखौफ घूम रहा है, लेकिन लोग खौफ में हैं। और सवाल है सीधा सिस्टम से, और ये सवाल कि अपराधी खुलेआम पुलिस के इकबाल को चुनौती क्यों दे रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं। तारीख अलग है, टारगेट अलग है, फायरिंग करने वाले हाथ अलग हैं, लेकिन एक है तो फायरिंग की वारदात और वो इलाका। एक हफ्ते के अंदर बोरिंग रोड इलाके में दिन दहाड़े सरेआम दनादन फायरिंग की वारदात से इलाके में खौफ का आलम है। पटना का पौष इलाका, जिसे बिहार का कनॉट प्लेस कहा जाता है, उस इलाके में महज 500 मीटर की दूरी पर एक हफ्ते में 2 बार फायरिंग की वारदात सामने आती है। जिस इलाके में पटना के बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान है, जिस इलाके में नामी गिरामी कोचिंग संस्थान है, जिस इलाके में कारोबारियों का हब है, उसी इलाके में सुशासन पर तमंचा भारी नजर आ रहा है। हवा से बातें करती बाइक और बाइक पर सवार 2 बदमाश जैसे ही पटना के सबसे पौष इलाके बोरिंग रोड चौराहे के पास पहुंचते हैं, हाथों में रिवॉल्वर थामे शिव मंदिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। एक के बाद एक शिव मंदिर की ओर 2 गोलियां दाग देते हैं, वो भी उस मंदिर पर जिसके सामने ही पुलिस चौकी है। हम अभी पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे पर हैं। आज सुबह यहाँ जो फायरिंग हुई, बिल्कुल यही लोकेशन है, आप देख लीजिए। जो वीडियो में लोकेशन आया है, सेम लोकेशन है ये। जो अपराधी, एक बाइक पर 2 अपराधी सवार थे और उन्होंने यहाँ फायरिंग की। हम पटना पुलिस की तरफ से यहाँ अरेंजमेंट भी दिखाते हैं। यहाँ पटना पुलिस की एक चौकी भी है, जो ट्रैफिक पुलिस की है यहाँ पर चौकी। सामने सीसीटीवी भी आपको दिखाते हैं। चारों तरफ ये सीसीटीवी कवर भी करता है, और इस सीसीटीवी में जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने फायरिंग की है, उनके पूरे विजुअल्स रिकॉर्ड हुए हैं। अब पटना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि 2 दिन पहले इसी सड़क पे आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने, जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसने फायरिंग की थी। और आज सुबह पटना में फिर इसी चौराहे पर यह फायरिंग हो गई है। हमलावर इलाके में दहशत फैलाकर फरार हो गए। उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद जरूर हुई है, लेकिन कानून के हाथ अब तक उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं पटना पुलिस पर, बिहार में सुशासन पर, कि क्या चुनाव से पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजधानी पटना में मंगलराज वाले अपराधियों का दिन दहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो, बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उसे विपक्षी दल भुनाने की फिराक में। अपराधी बिहार में कितना भी हाथ पांव चला लें, उनके हाथ कानून के हाथ से लंबे नहीं हो सकते। 24 घंटे के अंदर पुलिस या कार्रवाई देखने को मिलती है। अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे या फिर उनका इनकाउंटर भी किया जा सकता है। ऐसे अपराधी सावधान रहे और जनता यहाँ की आश्वस्त रहे। ये एनडीए की सरकार है, यह सरकार किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करती। अपराधियों का तांडव जिस तरह से पटना राजधानी में सरकार के और पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे हो रहा है, ये तो पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है, ये दिख रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस बोरिंग रोड इलाके में 2 बार फायरिंग की वारदात हो चुकी है,
वहां से बिहार विधानसभा महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास की दूरी महज 3 किलोमीटर है। राजभवन करीब 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश की पुलिस अपराधियों से मुकाबला कैसे करेगी, वो भी सुन लीजिए। कोई अपराधी अगर इसी तरह फायरिंग करेगा तो हाथ में लाठी रहता है श्रीमान, उसी से उसे मार सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं? नहीं सर, छोड़ेंगे तो नहीं सर, सामने में फायरिंग कर देगा छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है सर। चाहे बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम उसको हम धर लेंगे। सवाल उठे तो पटना पुलिस भी अब एक्शन में है। उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जिन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरेआम गोलियां चलाई, क्योंकि ये गोली शिव मंदिर पर नहीं, बिहार के सुशासन पर चली। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में एक और सवाल भी चल रहा है, और सवाल है कि क्या लालू परिवार में कोई ऐसा बैठा है जिसके इशारे पर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव बार बार अपने बयान में किसी बाहरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा। आकाश का दावा यह कि उसी बाहरी के बहकावे में और उसी बाहरी के दबाव में आकर पार्टी और परिवार में निष्कासन और निलंबन किया जा रहा है। ये बाहरी कौन? लालू फैमिली में आकाश यादव का इशारा किसकी तरफ है? क्या बाहरी के दबाव में वाकई लालू यादव सेल्फ गोल कर रहे हैं या सियासी मास्टर स्ट्रोक चलाया जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी डिटेल। जो उनके घर में बाहरी लोग घुसकर जो ये निष्कासन और निलंबन जो करवा रहे हैं, इसको रोकें। लालू फैमिली ड्रामा, बाहरी कौन आया? अनुष्का के भाई ने बताया, तेज प्रताप को किसने निकलवाया? लालू परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव को बेटा हुआ, लेकिन तेज प्रताप यादव का घर छूट गया और पार्टी से भी निष्कासन हो गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि लालू परिवार में बैठे किसी बाहरी का दखल है। बाहरी के दबाव में निष्कासन निलंबन हो रहा है। बाहरी लालू परिवार को खत्म करने में लगे हैं। लंबे समय से बाहरी का पार्टी परिवार में दखल है। मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तेज प्रताप के साथ जिस अनुष्का के रिश्ते को लेकर बवाल है, उसका भाई आकाश यादव भी आरजेडी छात्र संघ का अध्यक्ष था। तेज प्रताप के बाद आकाश को भी पार्टी से निकाला गया, क्योंकि लालू ने जो पोस्ट किया था उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी लोग तेज प्रताप से संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। आग्रह कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि वो इस चीज पे संज्ञान ले। ये जो उनके घर में बाहरी लोग घुसकर जो ये निष्कासन और निलंबन जो करवा रहे हैं, इसको रोकें। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है। आकाश यादव के साथ 4 बार चला, और देखिए भगवान का लीला। लोग हमको हटा रहा था, आज खुद तेज प्रताप यादव जी को हटा दिया। ये भगवान का लाठी का मार है। और लालू प्रसाद यादव जी अपने घर को और इस समाज को बचा ले। उनके हाथ में अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। पहले तो लगा कि तेज प्रताप को घर से निकालना लालू यादव के न्याय और नैतिक मूल्य हैं, लेकिन जब बहू ऐश्वर्या सामने आई तो लालू और राबड़ी के नैतिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की कलई खुल गई। अब लालू यादव और परिवार का तेज प्रताप से किनारा करना भी सवालों के घेरे में है। क्या लालू यादव ने जल्दबाजी में तेज प्रताप यादव को निकालकर कोई सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया है, या फिर ये कोई बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक है? लेकिन अब सियासी सवाल उठ रहा है कि किसके दबाव में आकर लालू यादव ने इतना सख्त फैसला लिया जिससे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तेज प्रताप के निष्कासन के बाद अब ऐश्वर्या मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ऐश्वर्या के बयान से चुनाव में नुकसान हो सकता है। आरजेडी के हाथ महिलाओं का मुद्दा फिसल सकता है।
क्योंकि अगर तेजस्वी चुनावी कैंपेन में महिलाओं का मुद्दा उठाएंगे तो उनसे सबसे बड़ा सवाल उनके घर में चल रहे महिलाओं पर अत्याचार पर होगा, क्योंकि एक तरफ ऐश्वर्या से तलाक नहीं हुआ और दूसरी तरफ अनुष्का यादव से शादी की बात भी सामने आ गई, जिसके बाद तेज प्रताप को पार्टी और घर से निकाल दिया गया। ऐसे में घर में दो महिलाओं पर अन्याय हो रहा है तो तेजस्वी की बिहार की महिलाओं को न्याय दिलवाने की बात जनता और वोटर्स को हजम नहीं होगी। इसलिए लालू के इस फैसले पर सवाल उठ रहा है। अनुष्का का भाई आकाश लालू परिवार में बाहरी के दखल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? बाहरी कौन है? किसके इशारे पर तेज प्रताप को निकाला गया और अनुष्का से शादी का खुलासा हुआ? इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इस हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे से पर्दे धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलेंगे जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात जासूस ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। ज्योति का बिहार और ज्योति का झारखंड कनेक्शन भी सामने आया और उसके बाद बिहार और झारखंड की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि पता यह चला कि ज्योति ने सावन के दौरान सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक श्रवणी मेले के रूट का पूरा वीडियो तैयार किया और अब ज्योति का ISI कनेक्शन आ चुका। तो हर उस जगह सिक्योरिटी को बढ़ाया गया जहां जहां ज्योति गई थी। ज्योति मल्होत्रा गैंग्स ऑफ गद्दार की लीडर जो थी तो ब्लॉगर, लेकिन उसका काम था पाकिस्तान के इशारों पर जासूसी करना। पाकिस्तान में बैठे उसके आका ही ये तय करते थे कि ज्योति को कब, कहां और कैसे जाना है, ब्लॉगिंग के बहाने उसे क्या शूट करना है और ब्लॉग पर क्या दिखाना है और क्या छिपाना है। लेकिन ज्योति जासूस के बिहार और झारखंड की यात्रा को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। चाहते हैं तो 8 किलोमीटर पहले ही यहाँ पार्किंग है, क्योंकि पिछले साल श्रावणी मेले के दौरान ज्योति ने बिहार के सुल्तानगंज और झारखंड के देवघर की यात्रा की थी। खुलासा हुआ कि ज्योति 4 बार बिहार के भागलपुर आ चुकी है। इस दौरान ज्योति ने सुल्तानगंज की यात्रा की थी। ज्योति ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का भी वीडियो बनाया था। इसके अलावा ज्योति ने अजगैबीनाथ मंदिर का भी वीडियो बनाया था। सुल्तानगंज में गंगा घाट का वीडियो भी ज्योति ने बनाया था। देवघर और बासुकीनाथ का वीडियो भी ज्योति ने अपने ब्लॉग में अपलोड किया था। तो क्या माना जाए, ज्योति जासूस के बिहार झारखंड यात्रा में कोई साजिश वाला भी एंगल है? बार बार भागलपुर क्यों आती थी ज्योति मल्होत्रा? बिहार झारखंड आने का ज्योति का मकसद क्या था? क्या किसी साजिश के तहत बार बार ज्योति आती रही? ज्योति प्रकरण है वो अजगैबीनाथ मंदिर के साथ देश के कई प्रमुख मंदिरों पर उनका भ्रमण हुआ था और रील वीडियो वगैरह बनाया गया था। तो उसके असर में मुख्यालय स्तर से भी निर्देश मिला है और स्थानीय स्तर पर भी हम लोग अभी इसकी जांच करवा रहे हैं। जहां जहां अब सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है वहाँ पर उसको किया गया है। उसके बाद ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने के बाद यह पहले साल सावन मेला है, तो उसी हिसाब से अपने बल को भी ब्रीफिंग दिया गया है और आगे जो भी तैयारी की जाएगी उसमें इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता की वजह यह है कि 11 जुलाई से बिहार झारखंड में सबसे बड़ा मेला यानी श्रावणी मेले का आगाज होने जा रहा है और ज्योति जासूस की रेकी की बात सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। पता चला है कि अजगैबीनाथ मंदिर के दर्शन का ज्योति ने वीडियो बनाया था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन उसके ब्लॉग से यह पता चल रहा है कि वो अजगैबीनाथ मंदिर गई थी। ज्योति के बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार और झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर में किस किस से रिश्ता है। सवाल उठ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा भागलपुर क्यों आई थी। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है कि कहीं वो भागलपुर में रेकी करने तो नहीं गई थी। हालांकि सारे सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे उन राज्यों में ऑपरेशन शील्ड का आगाज होने जा रहा है, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इन 4 राज्यों में कल मॉकड्रिल होगी, लेकिन हिंदुस्तान की मॉकड्रिल के ऐलान से ही पाकिस्तान में खौफ है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, वो भी ऐसे समय में जब यह खुलासा हुआ कि पीओके में फिर से आतंकी एक्टिव हो रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा
प्रयास किया जा रहा है। नहीं सुधरा पाकिस्तान, पीओके में फिर वही आतंकी प्लान। आतंकिस्तान पर होगा प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट। बॉर्डर पर फिर जंग का सायरन, कुछ बड़ा होने वाला है। एक ब्रेक के बाद हिंदुस्तान की सेना फिर से तैयार है, क्योंकि लाख समझाने के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ शहबाज और मुनीर दुनिया भर में घूम घूम कर हिंदुस्तान से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीओके से आतंक का नापाक प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन अब की बार हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि इस बार पाकिस्तान से आतंक का नाम ही मिटा दिया जाएगा, और एक बार फिर हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट कर सकता है। कश्मीर से गुजरात, पंजाब से राजस्थान तक पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में कल फिर बड़ी मॉक ड्रिल होगी। कल एक बार फिर हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजेगा। खास तौर पर गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। एक बार फिर पाकिस्तान में खौफ आई है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सताया जा रहा है। भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक-एक कर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया, आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया और पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद एक बार फिर आतंकिस्तान में नई साजिशें रची जा रही हैं। साजिशें घुसपैठ की, और एक बार फिर आतंकी इसके लिए अपने लॉन्च पैड्स पर लौटने लगे हैं। हाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहां से वो कोशिश करेंगे। आतंकी इन लॉन्च पैड्स का भारत में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी हरकत सफल नहीं हो पाई है, और आगे भी ना हो इसकी तैयारी भी बीएसएफ ने कर रखी है, और वो पूरी तरह इसे लेकर अलर्ट हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी के पार पीओके में इस वक्त करीब 42 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जिनमें करीब 110 से 130 आतंकवादी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारतीय सेना का शौर्य पाकिस्तान देख ही चुका है। अब अगर फिर से कोई हिमाकत की कोशिश की तो वो अच्छे से जानता है कि इस बार अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल ब्रिगेड को ईरान ने जोरदार तमाचा दिया। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच शहबाज ने कश्मीर मुद्दे पर समर्थन के लिए कोशिश की, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर झटका लगा। साथ ही उसकी भारत विरोधी मुहिम को भी कमजोर करता हुआ ये नजर आया। इसके बाद मियां शहबाज अजरबैजान गए। वहां पर क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। इंटरनेशनल कटोरा टूर पर शहबाज मुनीर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की मार भुला नहीं पा रहे हैं शहबाज और उनकी फील्ड मार्शल टीम। पहले खलीफा के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज मुनीर, उसके बाद ईरान में दुखड़ा रोने पहुंचे शहबाज और उनके जनरल, लेकिन ईरान में भारत के खिलाफ शहबाज की दाल नहीं गली। ईरान से खाली हाथ लौटा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की होते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान के दौरे पर गए, लेकिन उन्हें वहां से लताड़ ही मिली। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाव में आए शहबाज की टीम का मकसद मुस्लिम देशों, खासकर ईरान से भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना था। हालांकि पाकिस्तान की इस कूटनीतिक कोशिश को तेहरान में कोई खास सफलता नहीं मिली, बल्कि जोरदार झटका ही लगा।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान भारत के साथ हालिया तनाव, खासकर कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कश्मीर को लेकर बेहद संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया। खामेनेई ने सिर्फ इतना कहा कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ लेंगे। मतलब खामेनेई ने साफ कर दिया कि कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। खामेनेई का ये बयान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ निराशाजनक था, बल्कि इससे साफ हो जाता है कि कूटनीति में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनी हुई है। जब पाकिस्तानी नेता तेहरान में समर्थन की तलाश में थे, ठीक उसी समय भारत ने एक अहम कूटनीतिक दांव चला। भारत ने ऐलान किया कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट की क्षमता में विस्तार करेगा और इसे 2026 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगा। ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों की आशंका बनी हुई है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी फिलहाल चाबहार पोर्ट का संचालन कर रही है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत और ईरान दोनों इस पोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने पर सहमत हैं। इससे पहले अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में छूट दी थी, लेकिन अब इसके खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल फरवरी 2025 में अमेरिका ने संकेत दिए थे कि वो चाबहार पोर्ट को मिली छूट को वापस ले सकता है, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई है। बीते साल मई में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के संचालन और विकास के लिए 10 साल का समझौता किया था। भारत इस परियोजना में करीब $120 मिलियन का निवेश कर रहा है। साथ ही $250 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है, ताकि आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जा सके। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में है और इसे भारत पाकिस्तान के चीनी ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में विकसित कर रहा है। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी अहम बंदरगाह है, जिसे भारत ने खास तौर पर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से विकसित किया है। भारत चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव का जवाब मानते हुए इसे एक मजबूत विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय व्यापार मार्गों में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और पड़ोसी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। साथ ही इसे ईरान के जायदान शहर से जोड़ने वाले 700 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर भी तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये लिंक अगले साल तक पूरा हो जाएगा। ईरान से मुंह की खाने के बाद टीम शाहबाज अजरबैजान के लाचिन पहुंची, जहां पाकिस्तानी पीएम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अपने इस विदेश दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री शरीफ 30 मई को ताजिकिस्तान की राजधानी का भी दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार आई। प्रधानमंत्री से अपील की गई कि आजादी के बाद उर्दू बोलने वाले जो भी मुहाजिर पाकिस्तान आए, उनको मुनीर फौज के अत्याचार से बचाया जाए। पंजाबियों को छोड़कर पूरा पाकिस्तान फौज की बर्बरता से परेशान है। सब फौज के जुल्म से आजादी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और आर्मी में पंजाबियों का दबदबा है और बाकियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। क्या कह रहे हैं वहां के पंजाबी, और पंजाबियों से बाकी लोग क्यों परेशान होकर के भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी नेता ने मोदी से क्यों मांगी मदद? पाकिस्तान की राजनीति में लंबे वक्त से निर्वासन झेल रहे अल्ताफ हुसैन ने मुल्ला मुनीर के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अल्ताफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो बंटवारे के बाद से भारत से पाकिस्तान आए मुहाजिरों यानी उर्दू बोलने वाले शरणार्थियों के उत्पीड़न के मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिलवाएं। 26 मई को अल्ताफ ने पीएम मोदी को लेटर लिखा था और अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पहले तो बलूचों के लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद दिया। इसलिए अब अल्ताफ प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं। अब तक 25,000 से ज्यादा मुहाजिर मारे गए, जबकि हजारों युवक गुमशुदा कर दिए गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। मुहाजिर निहत्थे बेबस हैं और उन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता। इसलिए पीएम मोदी से अपील है कि मुहाजिरों की आवाज इंटरनेशनल फोरम पर पहुंचाई जाए। अल्ताफ की गुजारिश के पीछे पंजाबी पाकिस्तानियों की फौज परस्ती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ब्रेक के बाद पाकिस्तानियों ने राहत की सांस ली और पाकिस्तान के साथ ही दुनिया भर में अपनी हार पर झूठी जीत का जश्न मनाया। हुसैन ने आरोप लगाया कि उनको भारत से मदद मांगने के लिए मजबूर किया गया।
क्योंकि अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास शहर में हाल ही में पाकिस्तान ने झूठी युद्ध जीत का उत्सव मनाया। इसमें पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और ह्यूस्टन स्थित पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी भी शामिल हुए। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए फिर मुहाजिरों को बदनाम किया गया और MQM को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। दरअसल पाकिस्तानी पंजाबियों को छोड़कर हर किसी को काफिर, साजिश करता और पाकिस्तान के खिलाफ बताने की पुरजोर कोशिश करते हैं, चाहे वो अहमदिया हो या फिर पाकिस्तानी हिंदू या फिर बलोच, सबको पंजाबी पाकिस्तान के खिलाफ मानते हैं। और अब मुहाजिरों को भारत का एजेंट बताए जाने से अल्ताफ हुसैन ने भारत से मुनीर फौज के अत्याचारों को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है कि सीधा अमेरिका और रूस आमने सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2-2 कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और अब रूस ने इशारों में थर्ड वर्ल्ड वॉर की। ट्रंप की आग वाली चेतावनी, पुतिन की विश्व युद्ध वार्निंग। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं। लिहाजा ट्रंप पुतिन से खफा हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशें विफल हो चुकी हैं। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप इतने खफा हैं कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी तक दे डाली। ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और अगर हालात नहीं बदले तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप की धमकी का जवाब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दिया। उन्होंने इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं एक चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान अमेरिका की ओर से रूस पर बढ़ते दबाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद ट्रंप ने रूस यूक्रेन में युद्ध रुकवाने की और क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने प्लान फेल कर दिया। वो यूक्रेन और रूस के बीच में भी करवाना चाहते हैं, मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी सीज फायर हो जाए, लेकिन रूस ने कहा है आप जो करना है करिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे विजय हासिल नहीं होती। जो मेरा लक्ष्य है मुझे उसे पूरा करना है। तो मेरा मानना है कि पुतिन साहब जो हैं भारत की तरह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हैं कि जो हमने अपने सामने लक्ष्य रखा है उसको हम पूरा करेंगे। बीच में कोई आके कह दीजिए मैंने करवा दिया तो करवा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ये करवा दूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये कर दिया, करते जाइए। दोनों देशों के बीच लगातार हो रही बयानबाजी से ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।